नाज़रीन, पाकिस्तान में पावर सेक्टर के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। इन्हीं में से एक मसला है ब्लैकआउट, और आज इसी मसले के ऊपर रोशनी डालने के लिए हमने इंडस्ट्री के एक काबिल इंजीनियर को अपने शो में मदऊ किया है, और वो हमें बताएंगे कि ब्लैकआउट क्या होते हैं और ये किस तरह वकूअ पज़ीर होते हैं, और उसके बाद फिर क्या करना चाहिए। तो ये सब सवालात हम इनसे करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फराज अहमद। ये एक पावर जनरेशन कंपनी के साथ वाबस्ता हैं और इनका बहुत एक्सपीरियंस है, वास्ट एक्सपीरियंस है इन द फील्ड ऑफ पावर प्लांट। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो कि आपने मुझे इस शो में मदऊ किया, और कोशिश करूँगा कि ब्लैकआउट से और हमारे मुल्क में पावर जनरेशन से मुतल्लिक जितने भी सवालात हैं आपके और आवाम के, उनको मैं अच्छी तरह से जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। फराज साहब, ये ब्लैकआउट क्या होता है और ये क्यों वकूअ पज़ीर होता है? देखिए जी, ब्लैकआउट को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम चंद चीज़ों को अपने जहन में रखें। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जी हर मुल्क का इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वहाँ का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चंद ख़ुसूसन पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए उसको डिज़ाइन किया जाता है, और उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम से मुंसलिक जितनी भी चीज़ें हैं वो उन पैरामीटर्स को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करती हैं। इसलिए हम इस सिस्टम को कहते हैं कि ये सिंक्रोनाइज्ड सिस्टम है। इससे मुराद ये है कि जी आपके घर में अगर कोई पंखा है या ट्यूबलाइट है और कोई और इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो वो और पावर जनरेशन प्लांट में अगर कोई इलेक्ट्रिकल मशीन है जो बिजली बनाती है, तो ये सारी चीज़ें आपस में सिंक्ड होंगी और इन पैरामीटर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगी जिनके ऊपर हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिज़ाइन है। इनमें काफ़ी पैरामीटर्स हैं, जैसे कि वोल्टेजेस हैं, फेज़ डिफरेंस है, फेज़ साइकिल है, लेकिन आवाम की आसानी के लिए और इस ब्लैकआउट को समझने के लिए एक अहम पैरामीटर को हम लेके चलेंगे और उसी से रिलेटेड हम सारी गुफ्तगू करेंगे। वो है फ्रीक्वेंसी। हर मुल्क में इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक ख़ास फ्रीक्वेंसी को मद्देनज़र रखते हुए उसको उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया जाता है। हमारे मुल्क में इलेक्ट्रिकल सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। इसका मतलब ये है कि जी आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को देखते हुए ही डिज़ाइन की गई है और वो उसी के अकॉर्डिंग चलती है। अगर आपकी डिवाइस किसी और फ्रीक्वेंसी पे डिज़ाइन है जैसे कि 60 हर्ट्ज़ और आप उसको 50 हर्ट्ज़ के सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस पे आपकी डिवाइस डैमेज हो सकती है। इसी तरह अगर पावर जनरेशन प्लांट में कोई इलेक्ट्रिकल मशीन डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे आके सिस्टम के साथ सिंक होने की कोशिश करती है, तो वो सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकती है और ख़ुद भी डैमेज हो सकती है। तो इन सारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको आपस में सिंक होना बड़ा ज़रूरी है। हमारे मुल्क में या किसी भी मुल्क में जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो इसी तरह सिंक्रोनाइज्ड है। तो ये सिंक करने के लिए कोई इदारा है? ये चीज़ें सिंक कैसे हो जाती हैं? कोई शख्स ये चीज़ें सिंक कर रहा होता है? क्या पीछे सिंक कैसे हो रही होती हैं ये तमाम चीज़ें? असल में तो कोई चीज़ या कोई शख्स या कोई सिस्टम इस चीज़ को सिंक नहीं रख रहा होता। ख़ुसूसन ये सिस्टम डिज़ाइन ही इस तरह होता है कि जनरेशन एंड पे जो भी मशीन आएगी वो इन्हीं पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए कनेक्ट होगी। जब आप उस चीज़ को इस सिस्टम के साथ उस मशीन को अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करने लगते हैं, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि उसके पैरामीटर्स सिस्टम के पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि मैंने बात की कि हम फ्रिक्वेंसी को लेके चलेंगे, तो अगर सिस्टम की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है तो मशीन उस सिस्टम पे कनेक्ट होने से पहले अपनी फ्रिक्वेंसी को 50 हर्ट्ज़ पर लेकर आएगी और फिर ही कनेक्ट होगी। अगर उसकी मशीन की फ्रिक्वेंसी में कोई फ़र्क है तो मशीन कनेक्ट ही नहीं होगी, वो अलाउ ही नहीं करेगी कि कोई उसको उस सिस्टम के साथ कनेक्ट करे। तो अब हम जो हमारा पुराना सवाल था कि ब्लैकआउट क्यों होते हैं, अब ये यहाँ तो हम समझ गए कि
इलेक्ट्रिक ग्रिड कैसे काम करता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है और किस तरह तमाम मशीन्स पूरे पाकिस्तान में जो बिजली पैदा कर रही हैं वो तमाम मशीन एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रही होती हैं, तो मसला कैसे पैदा हो जाता है? जी, जो सिस्टम मैंने कहा था शुरू में कि ब्लैकआउट को समझने के लिए कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना या अपने जहन में रखना बड़ा ज़रूरी है। उसमें हमने फ्रीक्वेंसी की बात की। उसमें जो अगली चीज़ है वो ये है कि सिस्टम में लोड और सोर्स, ये दो एंड्स हैं जो बैलेंस्ड होते हैं। लोड किसी भी ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करती है। जैसे कि ट्यूबलाइट है, वो इलेक्ट्रिकल पावर को लाइट में कन्वर्ट करती है तो वो लोड है। या पंखा है तो वो इलेक्ट्रिकल पावर से चलता है, हवा देता है तो वो लोड है। सोर्स किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो पावर जनरेट करती है, जैसे कि डीजल जनरेटर है या स्टीम टरबाइन है, जो जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल पावर को सिस्टम में इंजेक्ट करती है। इनका आपस में बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस होने से मतलब ये है कि लेट्स से कि आपके लोड की डिमांड 100 मेगावाट्स है तो आपको 100 मेगावाट्स ही ऑब्वियसली जनरेशन करनी पड़ेगी। 100 मेगावाट्स की जनरेशन को ही अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा इस चीज़ को बैलेंस रखने के लिए। अमूमन इस तरह होता है कि जो आपके ग्रिड कंट्रोलर्स हैं, जैसे कि हमारे मुल्क में नेशनल ग्रिड कंट्रोलर है NPCC, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर, उनके पास लोड फोरकास्टिंग होती है और उन्हें आइडिया होता है कि दिन में किन औकात में लोड कहाँ तक जाएगा, किस मौसम में, हर लिहाज से साल का पूरा उनके पास फोरकास्टिंग होती है लोड की ऑलरेडी। तो वो लोड को प्रिडिक्ट करते हुए पावर प्लांट्स को लोड बढ़ाने का या लोड कम करने का कहते हैं, या इन केस अगर आपके पास लोड ऑलरेडी पावर जनरेशन ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे है तो मज़ीद पावर प्लांट्स को ऐड किया जाता है अपने सिस्टम में ताकि मज़ीद लोड को ऐड किया जा सके। अब सवाल ये और जाहिर सी बात है कि अगर लोड बढ़ रहा है और मतलब डिमांड बढ़ रही है और जनरेशन उसे मैच नहीं कर रही तो आप जनरेशन बढ़ाएंगे और जनरेशन बढ़ाने के लिए जाहिर सी बात है आप टाइम भी दरकार होगा। तो क्या इसमें कोई मिसमैच अगर हो जाए तो फिर ब्लैकआउट का बायस बनता है? हाँ जी, देखें इनका बैलेंस्ड होना और आपस में सिंक्ड होना तो बहुत ज़रूरी है। इन केस आप ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, हम सिनेरियोस को डिस्कस करते हैं। लेट्स से कि आपके मुल्क में जनरेशन या आपकी फ़िलहाल जनरेशन कैपेसिटी यानी हमारी कैपेबिलिटी जो है वो 200 मेगावाट्स की है, बट फॉर रीज़न हमारी लोड डिमांड जो है वो 200 मेगावाट से भी बढ़ जाती है। तो उस केस में क्या किया जाता है? हम जनरेशन को तो मज़ीद बढ़ा नहीं सकते, तो उस केस में वो सिनेरियो आता है जिसे हमारी आवाम बखूबी वाकिफ़ है, वो है लोड शेडिंग। आप एक तरफ का लोड निकालते हैं, दूसरी तरफ का लोड सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, कनेक्ट करते हैं और इस तरह सिस्टम को बैलेंस रखते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सिस्टम की कैपेसिटी 200 मेगावाट्स हो और आप उस पर 300 मेगावाट्स का या उस पर 200 मेगावाट से ज़्यादा का लोड डालना शुरू कर दें। उस केस में सिस्टम के पैरामीटर्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। हमने काफ़ी पैरामीटर्स की बात की, काफ़ी पैरामीटर्स का जिक्र किया था पहले शुरू में, लेकिन फ्रिक्वेंसी को हम लेके चल रहे थे, फ्रिक्वेंसी के ऊपर हम बात कर रहे थे। तो इन केस जैसे जैसे सिस्टम में लोड बढ़ता है, सिस्टम की फ्रिक्वेंसी डंप होना या कम होना शुरू हो जाती है। जो पावर जनरेशन प्लांट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इस कम होती फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट करते हैं। इन केस उनमें कैपेसिटी है या सिस्टम में हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन है, लोड हल्का फुल्का कम ज़्यादा हो रहा है, तो वो पावर प्लांट्स ऑटोमेटिकली लोड अपनी जनरेशन को कम या ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन ये बड़ा लिमिटेड फ्लक्चुएशंस को और बड़ी स्प्रेड आउट फ्लक्चुएशंस को डिटेक्ट करते हैं और उनको कंट्रोल करते हैं। ये खासियत होती है एक बैलेंस सिस्टम की। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं कि ब्लैकआउट क्या होता है और कैसे होता है। हमने सिनेरियो डिस्कस किए कि आपका सिस्टम जो है वो बैलेंस होता है, जिसमें लोड और जनरेशन या सोर्स वो एक दूसरे के साथ सिंक्ड होती हैं। जितनी लोड है उतना सोर्स है। लेट्स से कि किसी वजह से लोड में एक रैपिड राइज आता है या बहुत एकदम से लोड बढ़ जाता है सिस्टम के ऊपर। उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? किसी भी पावर प्लांट पे
कोई मसला आया और वो पावर प्लांट सिस्टम से अलग हो गया। अब लोड तो आपके पास कनेक्टेड है 100 मेगावाट्स का, लेट्स से, लेकिन 100 मेगावाट्स की जनरेशन में से लेट्स से कि 10 मेगावाट की जनरेशन एक पावर प्लांट फेलियर की वजह से सिस्टम से निकल जाती है। हमारे सिस्टम में एक पावर प्लांट की बजाय मुख्तलिफ पावर प्लांट या एक से ज़्यादा पावर प्लांट कनेक्टेड होते हैं, और उसका फ़ायदा ये होता है कि वो पावर प्लांट लोड शेयर कर रहे होते हैं। जब 10 मेगावाट का लोड निकले, 10 मेगावाट की जनरेशन निकलेगी सिस्टम से, तो ऑब्वियसली दूसरे पावर प्लांट उस 10 मेगावाट के लोड को शेयर करेंगे। अब अगर तो उनमें कैपेबिलिटी है तो वो अपनी जनरेशन को थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर इस 10 मेगावाट के लोड को कंपनसेट कर लेंगे और सिस्टम दोबारा से बैलेंस्ड हो जाएगा। लेट्स से कि उनमें कैपेबिलिटी नहीं है और ग्रिड कंट्रोलर इस चीज़ को बखूबी जांच लेता है। उस केस में वो ग्रिड से या नेशनल ग्रिड से लोड को फौरन निकाल देगा, 10 मेगावाट के लोड को निकालेगा ताकि 90 मेगावाट का लोड और 90 मेगावाट की जनरेशन आपस में सिंक हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। बट व्हाट हैपेंस कि बहुत ज़्यादा लोड एक वक्त में एक साथ, या बहुत ज़्यादा जनरेशन एक साथ सिस्टम से निकल जाती है, या बहुत ज़्यादा लोड सिस्टम में ऐड हो जाता है। ऐसा तब होता है कि जब कोई बहुत बड़ा फेलियर आए। हम अभी रिसेंटली हमारे मुल्क में ब्लैकआउट हुआ और उसमें कई फेलियर्स को अभी रूट काज उसकी सामने आ रही है, लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर अभी तक मुत्तफिक का राय है सबकी, तमाम माहिरीन की, वो ये है कि ट्रांसमिशन लाइंस में कुछ फ़र्क आया, कुछ फॉल्ट आया, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन पूरी जिसके ऊपर आपका लोड और सोर्स कनेक्ट होता है वो ट्रिप हुई। ट्रिप होने का मतलब ये है कि उसने अपने दोनों एंड्स को, यानी लोड और जनरेशन को, अपने ऊपर से डिस्कनेक्ट कर दिया। अब ऐसे केस में एक बहुत बड़ा सर्ज आया पावर का, लोड का सिस्टम के ऊपर, और ये सर्ज इतना बड़ा था या लोड की डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई सिस्टम में, सिस्टम इतना ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया कि बाकी के एडेड पावर प्लांट्स उस इम्बैलेंस को कंट्रोल नहीं कर सके, और उन्होंने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता करके, जैसे जैसे लोड, जैसे हमने पहले बात की थी कि जब लोड बढ़ता है तो सिस्टम की फ्रिक्वेंसी कम होना शुरू हो जाती है। अब जो जनरेशन यूनिट्स हैं वो इस कम होती फ्रिक्वेंसी को डिटेक्ट करते हैं, और वो एक ख़ास लिमिट से फ्रिक्वेंसी जब कम होती है तो वो उस पर अपने आप को सिस्टम से अलग कर लेते हैं। मोस्टली पावर प्लांट्स में ये प्रोटेक्शन है जो सिस्टम को या जनरेशन यूनिट्स को सिस्टम से अलग उस वक्त करती है जब सिस्टम की फ्रिक्वेंसी 51.5 हर्ट्ज से बढ़ जाती है। 50 हर्ट्ज का सिस्टम है, डिज़ाइंड है, और 51.5 हर्ट्ज से अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है तो ये पावर प्लांट्स अपने आप को उस सिस्टम से निकाल लेंगे। या अगर 49, अगर हम इसी तरह लोअर एंड पे जाएं तो 48.5 हर्ट्ज से जब फ्रिक्वेंसी कम होगी तो सेम अंडर फ्रिक्वेंसी होकर ये पावर प्लांट्स अपने आप को सिस्टम से निकाल लेंगे। जब लोड बढ़ा तो फ्रिक्वेंसी कम हुई, फ्रिक्वेंसी कम होके 48.5 हर्ट्ज से भी नीचे आ गई, तो इन पावर प्लांट्स ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को सिस्टम से अलग करना शुरू कर लिया। और ये एक ट्रिपल इफेक्ट है। हर पावर प्लांट जब अपने सिस्टम से अलग होता है तो वो दूसरे पावर प्लांट के ऊपर लोड ज़्यादा डाल देता है। फिर वो पावर प्लांट अगर उस लोड को मैनेज नहीं कर पाता तो वो भी सिस्टम से अलग हो जाता है, और इस तरह इम्बैलेंस, जो सिस्टम में बैलेंस का फुकदान है, वो बढ़ता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता एट अ पॉइंट ये होता है कि सिस्टम से जितने भी पावर प्लांट्स हैं वो निकल जाते हैं। जब पावर प्लांट्स निकल जाते हैं तो हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रिकल जनरेशन जीरो हो जाती है। जैसा कि पिछले दिनों पाकिस्तान में जब ब्लैकआउट हुआ तो एक पॉइंट पे जब ब्लैकआउट रीच हुआ और अपने पीक पे पहुंचा तो उस टाइम तक हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रिकल जनरेशन जो थी वो 0 मेगावाट तक पहुंच चुकी थी। यानी हमारे मुल्क में 1 मेगावाट या 1 किलोवाट भी बिजली नहीं बन रही थी। इसे कहते हैं नेशन वाइड और सिस्टम वाइड ब्लैकआउट। पूरे मुल्क में कहीं पे कोई जनरेशन नहीं थी, इसलिए पूरा मुल्क जो है वो अंधेरे में चला गया। इसे आप कहते हैं ब्लैकआउट। तो एक दफ़ा अगर ब्लैकआउट हो जाता है तो इसको रिस्टोर करने में इतना टाइम क्यों लग जाता है? क्या पेचीदगी हैं कि हम 6-6, 8-8, 10-10 घंटे तक आवाम बग़ैर बिजली के गुजार रही होती है? इस बारे में आप कुछ रोशनी डालना चाहें। और बराए मेहरबानी नाजरीन की आसानी के लिए
हम मेरे नाज़रीन को आपने बिल्कुल आसान अल्फाज में बताना है ताकि वो समझ जाए बिल्कुल जल्दी से। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि सिस्टम जब ब्लैकआउट में चला जाता है तो उसको रिस्टोर करने में इतना टाइम क्यों लगता है। मतलब आम आदमी के जहन में ये बात होती है कि लेट्स से के पावर प्लांट, अगर हम डिस्कस कर रहे थे कि लेट्स से के पावर प्लांट सारे निकल भी गए सिस्टम से, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उन पावर प्लांट्स को वापस सिस्टम में कनेक्ट करें और जनरेशन को बहाल करें। लेकिन टेक्निकल टर्म्स में, टेक्निकल ग्राउंड्स पे इस तरह नहीं होता। मैं आपको एक बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूं ताकि हम इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकें। कार के इंजन को स्टार्ट करने के लिए कुछ इलेक्ट्रिकल एक्सिलरीज हैं जिनका कार के इंजन के साथ चलना बड़ा ज़रूरी है। बड़ी सिंपल सी बात है, फ्यूल ऑयल पंप है जैसे कि कार में, जब तक वो फ्यूल ऑयल पंप कार की टैंकी से फ्यूल को कार के इंजन तक नहीं भेजेगा, कार के इंजन में फ्यूल नहीं जाएगा, कार के इंजन में फ्यूल नहीं जाएगा तो कार का इंजन चलेगा नहीं, और कार का इंजन चलेगा नहीं तो कार में किसी भी तरह की पावर नहीं आएगी। नॉर्मली जब कार चल रही होती है तो कार के इंजन के साथ उसका जनरेटर भी चल रहा होता है, और वो जनरेटर इतनी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट कर रहा होता है कि कार की इलेक्ट्रिकल एक्सिलरीज को चला सके, कार के पंप को चला सके और बाकी की एक्सिलरीज को चला सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब कार बंद होती है या जब खड़ी कार को जब आप स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, क्योंकि इंजन तो बंद है। जब तक इंजन में तेल नहीं जाएगा तो कार का इंजन चलेगा कैसे। इस केस में हमारे पास कार के अंदर बैटरीज होती हैं और कार के अंदर एक स्टार्टिंग मोटर होती है। जब आप कार की इग्निशन को ऑन करते हैं तो शुरू में वो पावर लेता है बैटरी से, स्टार्टिंग मोटर को चलाया जाता है जो इंजन को चलाती है। एक दफ़ा इंजन चल गया तो इंजन के साथ वो इलेक्ट्रिकल जनरेटर अटैच होता है, कनेक्ट होता है, और वो इलेक्ट्रिकल एक्सिलरीज को ऑन करता है। बिल्कुल यही एग्जांपल है पावर जनरेशन यूनिट्स की भी। कोई भी मशीन, उसको चलने के लिए भी कुछ इलेक्ट्रिकल पावर दरकार है। हम सिंपल सी बात करें, वो मशीन जो तेल पे या गैस पे चलती हैं, तो तेल पे चलने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल पंप, एक बड़ी सिंपल सी एक्सिलरी है जो किसी की भी समझ में आ सकती है कि उसकी ज़रूरत होती है। उस इलेक्ट्रिकल पंप से आप तेल को पंप करते हैं मशीन की तरफ, वो तेल मशीन में जाता है और उस तेल से फिर मशीन चलती है। लेकिन क्या होगा जब हमारे मुल्क में कोई जनरेशन ही नहीं है, जैसे कि ब्लैकआउट के दौरान जब पूरे मुल्क में ब्लैकआउट हो और इलेक्ट्रिकल पावर जीरो हो, जब इलेक्ट्रिकल पावर ही नहीं है तो आप एक मशीन को जिसको अपनी चलने के लिए इलेक्ट्रिकल एक्सिलरीज दरकार हैं वो कैसे चलेगी। इस केस में कुछ प्लांट्स के पास कैपेबिलिटी होती है ब्लैक स्टार्ट डीजल जनरेटर्स की। ये बड़े जनरेटर्स होते हैं जो सिर्फ इसलिए रखे जाते हैं कि अगर किसी भी तरह का ब्लैकआउट होता है पावर प्लांट पे या मुल्क में, तो वो चलकर या उनको स्टार्ट करके आप इतनी एक्सिलरीज ले सकते हैं कि पावर प्लांट्स को सिस्टम के साथ या उस खास पावर प्लांट को सिस्टम के साथ कनेक्ट किया जा सके, उससे मुंसलिक पावर जनरेशन यूनिट्स को चलाया जा सके। आप डीजल जनरेटर को ऑन करते हैं, उससे पैदा होने वाली पावर से आप किसी भी पावर प्लांट की एक मशीन को चला सकते हैं। जब आपने एक मशीन को चला लिया तो उस मशीन से पैदा होने वाली बिजली से आप उसी पावर प्लांट की दूसरी मशीन को चलाते हैं, और फिर उस पावर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली से आप मुल्क में मौजूद बाकी के पावर प्लांट्स को चलाना शुरू करते हैं। और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप एक वक्त में एक मशीन को ऑन करते हैं, उससे पैदा होने वाली बिजली से आप दूसरी मशीन को ऑन करते हैं, और वक्तन एक करके आप पावर प्लांट्स को ऑन करना या उनको चलाना शुरू करते हैं। इसी तरह जब आपने इनफ जनरेशन या इनफ पावर प्लांट्स को कनेक्ट करना शुरू किया है तो आप आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम के ऊपर लोड डालना शुरू करते हैं, एकदम से लोड नहीं डालते। इसमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं जब आप लोड डालते हैं, क्योंकि लोड कंट्रोल में नहीं होता। एनपीसीसी के या जो ग्रिड कंट्रोलर्स हैं उनके कंट्रोल में लोड नहीं होता। वो ग्रिड को कनेक्ट करते हैं, लेट्स से कि ग्रिड को कनेक्ट करने पे लोड जनरेशन से बढ़ जाए। पावर प्लांट ऑलरेडी मुल्क में ब्लैकआउट है, आपने एक ही मशीन को चलाया हुआ है, आपने उस पर लोड डाला,
आपने लोड डाला, वो लोड मशीन की जनरेशन से ज़्यादा था, तो क्या होगा, मशीन दोबारा ट्रिप कर जाएगी, सिस्टम से निकल जाएगी। अब आपको पूरे का पूरा प्रोसेस दोबारा शुरू करना पड़ेगा। आप डीजल जनरेटर को, ब्लैक स्टार डीजल जनरेटर को दोबारा चलाएंगे, उसकी पावर से उस मशीन को दोबारा चलाएंगे, उस मशीन पे दोबारा लोड डालेंगे, उस मशीन से दोबारा दूसरी मशीन को चलाएंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप और बतदरीज होता है, जिसमें आप आहिस्ता आहिस्ता लोड डालते हैं और आहिस्ता आहिस्ता पावर जनरेशन को, सिस्टम के पावर जनरेटिंग यूनिट्स को सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। यही काम हुआ उस दिन, उस ब्लैकआउट के दौरान। अगर आप ने न्यूज़ में देखा हो तो न्यूज़ में बड़ी वाज़ेह हेडलाइन थी कि डैम्स के जनरेशन को के ऊपर ग्रिड को कनेक्ट करने की कोशिश की गई, और वो कोशिश 2 से 3 बार की गई। 2 से 3 बार उनके ऊपर लोड डाला गया और 2 से 3 बार वो सिस्टम से ट्रिप हुए। इसका मतलब है कि आपको बिजली बनाने के लिए जो प्लांट चलाना है तो उसके लिए भी बिजली ही चाहिए, और वो क्योंकि मौजूद नहीं होती तो पहले वो उसके लिए ब्लैक स्टार चलाने पड़ते हैं। और अगर लोड आपका और जनरेशन में दोबारा कोई मिस मैच आ जाए तो दोबारा ब्लैकआउट का खतरा बना रहता है। और शायद यही हुआ उस दिन भी कि जिसमें को हमें 10-12 घंटे आवाम जो है वो बगैर बिजली के रही। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप क्योंकि बतदरीज और स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को लेके चल रहे होते हैं, और इसमें हमने पहले बात की कि चंद पैरामीटर्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें फ्रिक्वेंसी है, वोल्टेजेस हैं और बाकी चीज़ें हैं। इसी तरह सिस्टम का बैलेंस होना एट एनी पॉइंट बहुत ज़रूरी है। चाहे सिस्टम पे 1 मेगावाट का भी लोड है तो भी उसका उन पैरामीटर्स को फॉलो करना और उसका उस लोड का सोर्स के साथ बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है कि एकदम जो लोड है वो तो बहरहाल इस तरह तो नहीं होगा कि एनपीसीसी के पास कोई बल्ब के स्विच होंगे जो कि ऑन ऑफ करते रहें वो, तो एक ख़ास लोड जो है वही एक वक्त में मुकम्मल तौर पे, इस तरह एक फीडर है तो वही डलता होगा ताकि जो है पूरा एक वो फीडर एनर्जाइज हो सके। तो ये सब तो नाज़रीन को समझ में आ गया। अब ये मसला जितना आपने एक्सप्लेन किया है ये तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल मामलात हैं, और टेक्निकल मामलात का मतलब ये है कि ये मसाइल तो जो हमारे तरक्की याफ्ता दुनिया है वहाँ पे भी उनको भी यही मसाइल का सामना करना पड़ता होगा। तो वो किस तरह ब्लैकआउट से बचते हैं, और हम बहुत कम सुनने में आता है कि किसी बड़े मुल्क में, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में ब्लैकआउट हुआ हो। वो लोग बड़े ममालिक वो किस तरह इस तमाम चीज़ों से बचते हैं? इस चीज़ को थोड़ा सा समझने के लिए हम अगर हमारे जो पिछले ब्लैकआउट्स हुए हैं हमारे मुल्क में हम उनको देखें तो इस चीज़ का बड़ा फैक्टर है इस चीज़ से कि आपका ब्लैकआउट किस मौसम में हो रहा है। हमने देखा है कि हम अमूमन सर्दियों में ब्लैकआउट ज़्यादा होते हैं। अब सर्दियों में ब्लैकआउट होने की वजह क्या है? सर्दियों में एक तो लोड कम होता है, लोड कम होता है तो जनरेटिंग यूनिट्स या सोर्सेज जो हैं जो सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं वो भी कम होते हैं। आप 1 या 2 पावर प्लांट्स को चलाकर ही अपने मुल्क में चलने वाले लोड को पूरा कर रहे होते हैं। अब वैसे लोड कम होने से सिस्टम में मौजूद जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो तो कम हो जाती हैं, लेकिन इसका मसला ये आता है कि सिस्टम में किसी भी तरह के इम्बैलेंस को अब्जॉर्ब करने की जो खसूसियत है वो भी कम हो जाती है। जितने ज़्यादा जनरेटिंग या जनरेशन प्लांट्स सिस्टम के साथ कनेक्ट होंगे उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी होगी उसमें कि जो जनरेटिंग प्लांट्स हैं वो एक दूसरे का लोड या एक दूसरे का इम्बैलेंस लोड को बर्दाश्त करें। इसलिए यही वजह है कि हमारे मुल्क में सर्दियों में जो ब्लैकआउट्स की तादाद है वो ज़्यादा है। सेकेंडली सर्दियों में ब्लैकआउट होने की दूसरी वजह यह है कि फॉगी सीजन्स में जो हमारे ग्रिड्स हैं उनके ब्रेकर्स वगैरह अनस्टेबल होते हैं। हमारे मुल्क में क्योंकि सर्दियों का मौसम चंद ही महीने रहता है तो हमारे मुल्क का सिस्टम जो है वो सर्दियों के मौसम को देखते हुए डिज़ाइन नहीं है। हमने बात की कि बड़े ममालिक में ब्लैकआउट्स क्यों नहीं होते या उनमें ब्लैकआउट्स होने के वाक़या जो है वो कम क्यों हैं। तो उसकी कुछ वजूहात ये हैं कि बड़े ममालिक ने अपने सिस्टम को ब्लैकआउट से बचाने के लिए उन्होंने स्पेशल यूनिट्स डिज़ाइन किए हुए हैं जो एट ऑल टाइम्स सिस्टम के साथ कनेक्ट रहते हैं, और उनका काम सिर्फ यही है कि सिस्टम में पैदा होने वाले इम्बैलेंसेस को किसी भी तरह अब्जॉर्ब किया जाए। नंबर 1। नंबर 2,
उनका सिस्टम इस तरह डिज़ाइन है कि वो एट अ टाइम एक से ज़्यादा या बहुत ज़्यादा पावर प्लांट्स को कनेक्ट करके अपने लोड को ड्राइव कर रहे होते हैं, चाहे मौसम कोई भी हो। फिर उनका सिस्टम ज़्यादा स्टेबल है, उनकी ट्रांसमिशन लाइंस, उनकी प्रोटेक्शंस हमारे मुल्क में मौजूद ट्रांसमिशन लाइंस और उनकी प्रोटेक्शन से ज़्यादा बेहतर हैं। तो यही वजूहात हैं कि वहाँ पे ब्लैकआउट्स की तादाद हमारे मुल्क के ब्लैकआउट्स की तादाद की निस्बत बहुत कम है। तो कुछ तरीका हो सकता है कि पाकिस्तान में हम इस तरह के ब्लैकआउट से बच सकें मुस्तकबिल में? बिल्कुल, उसका तरीका ये है कि जितने भी ब्लैकआउट्स हमारे अब तक हुए हैं उनको अच्छी तरह इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनकी रूट कॉज को, उनकी वजूहात को निकाला जाए। सिस्टम में ज़ाहिर है सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए और सिस्टम को बेहतर करने के लिए पैसा दरकार है। आपकी ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो मौसमी तब्दीलियों को बर्दाश्त करने, उनमें इतनी सलाहियत होनी चाहिए। आपके ग्रिड्स में, आपके पावर प्लांट के ग्रिड्स में इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो मौसम में होने वाली तब्दीलियों को बर्दाश्त करें और एक्सट्रीम वेदर्स को बर्दाश्त करें। सेकेंडली, हमें अपने लोड और जनरेशन यूनिट्स को बैलेंस करने के लिए उस पर वर्क करने की बहुत ज़रूरत है। तो स्टेप्स हैं जिनको अपनाकर और जिनको फॉलो करके हम मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात से बच सकते हैं। क्या बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी जैसा कि टेस्ला कुछ प्रोवाइड करता है, बैटरी बैंक्स प्रोवाइड करता है, मुख्तलिफ ममालिक में ऐसे बैंक्स लगे भी हुए हैं, बैटरी बैंक्स जो कि जिनकी पावर मेगावाट आवर्स के अंदर होती है, क्या वो लगा के भी हम इन सर्ज को, सिस्टम में आने वाली इन बेकायदगियों से हम बचा सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे सिर्फ बैटरी बैंक्स ही नहीं, ऐसे कई सॉल्यूशंस हैं जो अवेलेबल हैं, टेक्निकल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं और जिनको अपनाया जा सकता है इस तरह के सर्जिस को, इस तरह के इम्बैलेंसेस को या सिस्टम में मौजूद खामियों को पूरा करने के लिए। उसमें एक सॉल्यूशन आपने बताया, बैटरी बैंक्स के सॉल्यूशन को। आम लफ्ज़ों में या टेक्निकल टर्म्स में अगर बात की जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइब्रिड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहते हैं, जो बेसिकली जिनका काम यही है कि वो सिस्टम की स्टेबिलिटी को बरकरार रखते हुए सिस्टम में पावर या लोड को बैलेंस कर रहे होते हैं। फिर स्पेशल मशीन्स हैं, गैस टरबाइन और स्टीम टरबाइंस की तरह की ही मशीन्स होती हैं और उनका काम भी सिर्फ यही होता है कि वो जब सिस्टम के साथ कनेक्ट हों तो सिस्टम में मौजूद लोड कम होते या ज़्यादा होते लोड को वो बर्दाश्त करें। तो ऐसे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं जिनको अपना के हम अपने सिस्टम को ज़्यादा स्टेबल रख सकते हैं। ऐसी प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं जो सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकती हैं इस तरह के इम्बैलेंसेस और अनस्टेबिलिटीज। और जाहिर सी बात है नाज़रीन के इन तमाम प्रोटेक्शंस और सिस्टम को लगाने के लिए पैसा दरकार होगा और ऑलरेडी पाकिस्तान का पावर सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद मालियाती बहरान का शिकार है। तो शायद हम मुस्तकबिल में इस तरह के मज़ीद ब्लैकआउट्स देखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, और किसी भी व्यूअर्स में से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम फराज साहब को दोबारा से रब्ता करके उन सवालात का उनसे जवाब ले सकें। शुक्रिया जी, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने मुझे अपने शो पे मदऊ किया और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने जवाबात से अवाम के सवालात को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाया हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।